हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। चलिए, तो आज का जो ये लेक्चर रहने वाला है गाइस, ये बेसिकली रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 2 रिवीजन सीरीज का, जिसमें हम पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको ये कंसीडर करके चलना है कि इस लेक्चर में अगर कोई ऐसा टर्म आता है जिसके बारे में आप क्लियर नहीं हो, तो आप जो भी बेसिक बुक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर रहे हो या जो भी बेसिक नोट्स आप अपनी प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर रहे हो, उनसे जाके आप उस टर्म्स को या तो गूगल से कहीं से भी जाके आप उसको रेफर करोगे। क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, तो मैं ऑलरेडी अपने कोर्सेज में सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ और मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपका सब कुछ पहले से तैयार है, हमको चीज़ों को सिर्फ रिवाइज करना है। पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री आरआरबी के सिलेबस में, ये बेसिकली आरआरबी के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एस्पेरेंट्स हैं जो अपीयर होने जा रहे हैं एग्जाम में, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वैसे तो अगर किसी भी ऑप्टोमेट्री का एग्जाम है, कभी भी आज से या कभी भी लेक्चर आप देख रहे हो, आज देख रहे हो ऐसे 1 साल बाद देख रहे हो, ये उतना ही रिलेवेंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें भी पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री पूछी जा रही है। अलग से वहाँ सिलेबस में मेंशन कर रखा है। वैसे तो पूरे ऑप्टोमेट्री में हम इस चीज़ को कवर करते हैं, पर अलग से पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री की ब्रांच को स्टडी नहीं करते हैं डिप्लोमा के अंदर। तो अभी मैं उसको इसीलिए आपके सामने वो लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, जो कि ऐसा एरियाज है जिसमें आपको कंटेंट कम मिलते हैं, जो कि आप स्किप करके चले जाते हो, उसको इन डिटेल अच्छे से कवर नहीं करते हो। तो आई होप कि आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसमें ये मेरी वीडियो हेल्प कर पाएगी। और अगर आपको पसंद आता है तो इस इनिशिएटिव को आप लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। मैंने जो डिसाइड किया है आपको ये सारी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए मैं मोटिवेटेड रहूँ, वो तभी होगा जब आप अपने लाइक्स करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपको कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और आप व्यूज़ आएंगे तभी मैं मोटिवेटेड फील कर पाऊंगी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। आई होप जितने भी लोग जाने वाले हैं प्रिपरेशन के लिए, मस्ट वॉच दिस वीडियो। और पहला, आज हम पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री का जितना भी हमारे अंदर सिलेबस है उसको रिवाइज करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखने वाले हैं। एंड इसका जो एमसीक्यू है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, क्योंकि अगर मैं एमसीक्यू यहाँ कराऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि सेपरेटली आज आप इसको पढ़ लीजिए, कल आपको उसका एमसीक्यू का वीडियो मॉर्निंग में या तो इवनिंग में आपको मिल जाएगा। चलो, तो विदाउट द डिले, नो बकवास, टॉपिक पे आते हैं। चलो, तो पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री में हम क्या कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री होती क्या है। पेडियाट्रिक का मतलब है कि हम ऑप्टोमेट्री में बच्चों की जितनी भी आई की प्रॉब्लम है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट से लेके 8 to 10 ईयर ओल्ड, जो भी उनकी प्यूबर्टी और मेच्योरिटी नहीं आई होती है, उस की जो एज के बच्चे होते हैं, वहां पे हम पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री को डिस्कस करते हैं। तो उन बच्चों में हमें कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिनको हमें अपने डे टू डे प्रैक्टिस में डील करना पड़ता है। तो सबसे पहले कुछ माइलस्टोन होते हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी दी गई है उनके आई के डेवलपमेंट को, कि उनका कैसे विजुअल डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले जब बर्थ लेता है बच्चा, तो उसकी आई की कंडीशन अभी की जो यंग होने पे उसकी आई की कंडीशन होती है उससे बिल्कुल ही अलग होती है। तो उसमें क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ लाइट्स का चल रहा होता है। फिक्सेशन, वो लाइट को फिक्स नहीं कर पा रहा होता है प्रॉपर वे से, जो भी लाइट उसको आ रही होती है, क्योंकि उस समय उसका विजन जो होता है अभी के टाइम से, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 20/400 के करीब होती है। तो बच्चे की आई की कंडीशन बर्थ के टाइम पे ऐसी होती है। और जब वो 1 मंथ का हो जाता है तो वो ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है चीज़ों को, लाइट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है बहुत ही इनिशियल बेसिस पे। जब 3 मंथ का बच्चा हो जाता है तो आई कांटेक्ट मेंटेन करने लगता है, जो भी उसके अगल बगल लोग हैं, जो भी उसके पेरेंट्स हैं, उनके साथ वो आई कांटेक्ट बनाना कर देता है और उसकी स्मूथ ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। पहले तो वो चीज़ों को पहले मंथ में चीज़ों को देख रहा होता है, ट्रैकिंग स्टार्ट करता है, 3 मंथ में वो प्रॉपर स्मूथ हो जाती है और आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाता है। नाउ 6 मंथ में जो बच्चा होता है वो रीच करता है ऑब्जेक्ट को। अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो वहां पे उसकी क्या हो जाती है, बाइनोकुलर विजन बिगिन हो जाता है। जो दोनों आंखों का विजन है वो सिंक्रोनाइज वे से दिखने लगता है और एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। बच्चा उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने लगता है, देखना स्टार्ट कर देता है और समझना स्टार्ट कर देता है, उस तक पहुंचने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। ये 6 मंथ की कंडीशन है। और जब बच्चा 1 ईयर का होता है तो उसकी विजुअल एक्टिविटी आ जाती है 20/50। ठीक है। एंड जब 5 to 6 ईयर का होता है तो वो पूरा पूरा जो
मेच्योर होकर 20/20 को रीच कर जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि 1 ईयर के बच्चे की विजुअल एक्यूटी 20/50 के अराउंड होती है अप्रोक्सीमेटली, एंड 2 to 3 ईयर का जो हमारा बच्चा होता है उसमें जो हमें देखने को मिलेगा 20/30 विजुअल एक्यूटी मिलेगी, एंड 5 to 6 ईयर के बच्चे की 20/20 विजुअल एक्यूटी रीच हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल विजुअल एक्यूटी होती है। नाउ अब हम बात करते हैं कॉमन पेडियाट्रिक आई कंडीशन की, डिटेल में बात करेंगे। एक एक जो भी आई की कंडीशन है जो कि हमारे पेडियाट्रिक पेशेंट फेस करते हैं, जो बच्चा आता है वो फेस करता है, जो कि हमें रेगुलर बेसिस में देखने को मिलता है बच्चों में, उनकी बात। सबसे कॉमन आपको देखने को मिलेगा दैट इज लेजी आई। लेजी आई बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम होती है जो कि बच्चों, जिसको हम एम्ब्लॉयपिया कहते हैं और लेजी आई भी कहते हैं। एम्ब्लॉयपिया और लेजी आई में बेसिकली होता क्या है, तो जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, रिड्यूस हो जाती है विजुअल एक्विटी, यानी जो 20/20 विजुअल एक्विटी है बच्चे की वो रिड्यूस हो जाएगी, या तो वन आई में या तो बोथ आई में। एक आंख में हो सकती है या तो दोनों आंख में हो सकती है। क्यों होती है? ड्यू टू अब नॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट, यानी जो भी उसके आई के स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी उसके विजुअल डेवलपमेंट्स के पार्ट्स हैं, वो प्रॉपर वे से डेवलप नहीं हुए हैं, उनका नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हुआ है जैसा कि यूजुअली होना चाहिए। अब नॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट हुआ है इन अर्ली चाइल्डहुड, जब वो बहुत छोटा था तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, अभी रीजन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये हो गई हमारे लेजी आई की डेफिनेशन, जिसमें से कि दोनों आई या तो एक आई का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अब नॉर्मल डेवलपमेंट है, इसकी वजह से एम्ब्लॉयपिया की कंडीशन कॉज हो रही है। नाउ अब हम अगर प्रोसीड करें तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके कॉजेस के, यानी एम्ब्लॉयपिया के कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो कॉजेस हो सकता है कि उसको स्ट्राबिस्मिक एम्ब्लॉयपिया हो, जिसमें कि मिस अलाइनमेंट हो आई का डेवलपमेंट इतना प्रॉपर वे से नहीं हो पाया कि दोनों आई एक फिक्सेशन पॉइंट पे अलाइन कर पा रही हो, मिस अलाइनमेंट है दोनों आई में, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्राबिस्मिक एम्ब्लॉयपिया। यहाँ पे आपको टर्म से ही आपको डायरेक्ट पता चलना चाहिए, क्योंकि एक वन लाइनर स्टेटमेंट देके आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव एम्ब्लॉयपिया किसे कहते हैं? इस कंडीशन में भी पेशेंट की लेजी आई डेवलप हो जाती है। वो कंडीशन जब हमारा दोनों आई का रिफ्रैक्टिव पावर इक्वल ना हो, उनमें रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा हो और दोनों आई सेम तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही हो, जिसे हम एनाइसोमेट्रोपिया भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन हमारी रिफ्रैक्टिव एम्ब्लॉयपिया को डेवलप करती है, जिसकी वजह से लेजी आई कॉज हो जाती है। नाउ थर्ड कंडीशन इज डेप्रिवेशन एम्ब्लॉयपिया। डेप्रिवेशन एम्ब्लॉयपिया होती है ड्यू टू कट्रैक्ट। अगर बच्चे में अर्ली स्टेज में कट्रैक्ट का डेवलपमेंट हो गया है, तो नॉर्मल से फिनोमिना हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो बेस्ट आई को ही ज्यादा प्रमोट करता है। तो अगर एक आई में बचपन से ही कट्रैक्ट है तो उससे जो इमेज की क्वालिटी बन रही है वो पुअर बन रही है, और एक आई में बेटर बन रही है। तो जो आई बेटर इमेज को बना के दे रही है, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा प्रमोट करने लगता है, जिसकी वजह से दूसरी आई में लेजी आई होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। यही चीज हमारे टोसिस के टाइम पे भी होती है। टोसिस है अगर किसी बच्चे को, तो वो प्रॉपर इमेज नहीं फॉर्म कर पाएगी आई, अगर जिस आई में टोसिस है, तो यहाँ पे डेप्रिवेशन एम्ब्लॉयपिया होता है। तो दो कंडीशन में बनेगा। हमने तीन कॉजेस देखे, कौन कौन से? मिसअलाइनमेंट है तो एम्ब्लॉयपिया कॉज होगा ड्यू टू स्ट्राबिस्मस एम्ब्लॉयपिया, इसको हम स्ट्राबिस्मस एम्ब्लॉयपिया करेंगे। नाउ अनइक्वल रिफ्रैक्टिव एरर है तो रिफ्रैक्टिव एम्ब्लॉयपिया होगा, जिसको हम एनाइसोमेट्रोपिया भी कहते हैं, अनइक्वल रिफ्रैक्टिव एरर जब होता है इसमें। तीसरा है कट्रैक्ट और टोसिस की वजह से, जिसको हम डिप्रिवेशन एम्ब्लॉयपिया कहेंगे। ना अब हमें बच्चे में फीचर्स क्या क्या दिखाई देंगे कि पुअर विजन होगा वन आई में बच्चे का पुअर विजन होगा, एंड आई में बी अपीयर इक्वल एक्सटर्नली। आई बाहर से देखने में तो इक्वल दिखाई दे सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम हो। डिटेक्ट ऑन विजन स्क्रीनिंग, जब हम उसको स्क्रीनिंग करेंगे तब हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम उसमें क्या हो रही है। डायग्नोसिस की बात करें तो विजुअल एक्विटी टेस्टिंग जो होती है वो स्लेनन चार्ट से और ELA चार्ट से करते हैं। विजुअल एक्विटी जो बच्चे की करेंगे, स्लेनन चार्ट से हम पूरी तरह वाकिफ हैं, और LEA चार्ट जो होता है उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चार्ट्स जिसमें कि आपको बच्चा जिससे भी फेमिलियर होता है, जिससे भी वो जो भी उसकी एज है, जितना भी उसका मेंटल कैपेसिटी है, जो भी वो पढ़ पाता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा है कवर टेस्ट टू डिटेक्ट द अर्ली अंडरलाइनिंग स्ट्रैबिस्मस। तो जो हमारा कलर टेस्ट होता है, कवर टेस्ट होता है, सॉरी,
कवर टेस्ट होता है उसको हम अर्ली स्ट्रैबिस्मस को कवर टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं ना। तीसरा जो डायग्नोसिस का मेथड है वो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन है, जिससे कि बहुत अच्छे से डिटेक्शन हो सकता है बच्चे में अगर लेजी आई है तो। साइक्लोप्लेजिया डाला और उसके बाद हम रेटिनोस्कोपी करके और सारी चीज़ों को करके डिटेक्ट कर लेते हैं ना। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, नॉर्मल जैसे पेशेंट का होता है वैसे ही बच्चे का भी ट्रीटमेंट होता है। क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर है तो उनको ग्लासेस प्रिस्क्राइब की जाएगी ताकि जो दोनों आई है उनमें सेम तरह की इमेज क्वालिटी आ सके और ब्रेन हमारा जो लेजी आई है उसको भी प्रमोट कर सके, तो वहाँ पे हम ग्लासेस को प्रेफर करेंगे। दूसरा है पैचिंग, जो कि हम नॉर्मल पेशेंट को भी, जो यंग एज पेशेंट होते हैं उनको भी देते हैं, और बच्चे को भी जो हमारी वर्स्ट आई होती है जिससे इमेज प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है उसमें हम पैचिंग बताते हैं ताकि आई की परफॉर्मेंस बेटर हो सके ना। विजन थेरेपी, पेंसिल या फिर वन इंडेक्स फिंगर को पास लेके आना, दूर लेके जाना, और जो हमारी पेंसिल को फोकस, उसके टिप को फोकस करते हैं, ऐसी जो विजुअल एक्सरसाइजेस होती हैं, विजन थेरेपी एक्सरसाइजेस होती हैं, वो भी बच्चे को बताई जाती है जो कि लेजी आई में बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो ये हो गए, ट्रीटमेंट की बात कर ली हमने। अब दूसरी डिजीज की बात करते हैं, दैट इज स्ट्रैबिस्मस स्क्विंट। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, एम्ब्लॉयपिया लेजी आई की बात कर रहे थे। दूसरा जो आपको बच्चों में देखने को मिलेगा दैट इज स्क्विंट। स्क्विंट की क्या डेफिनेशन है, स्क्विंट की डेफिनेशन है मिस अलाइनमेंट। ये वर्ड आपको याद रखना है, मिस अलाइनमेंट ऑफ आई। वहां पे आई का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं था, किसमें, एम्ब्लॉयपिया में, जो हमने अभी पहले पढ़ा। अब यहाँ स्ट्रैबिस्मस में क्या होता है, मिस अलाइनमेंट होता है। डेवलपमेंट तो प्रॉपर है लेकिन किसी भी तरह से उनका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। अब हो सकता है उसके पीछे डेवलपमेंट भी कॉज हो, लेकिन जो मेन वजह है वो मिस अलाइनमेंट की है। तो स्ट्रैबिस्मस को कॉज करने के लिए मिस अलाइनमेंट होता है आई में। कैन बी कांस्टेंट और इंटरमिटेंट, कांस्टेंट भी हो सकता है और इंटरमिटेंट भी हो सकता है। सॉरी, यानी कि आपको लगातार स्क्विंट दिखाई दे रहा है, या तो कभी कभी बच्चे की आई में जब वो थका हुआ हो या फिर जब वो किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो तब आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं स्क्विंट के। तो इंटरमिटेंट स्क्विंट भी हो सकता है। नाउ टाइप्स की बात करें तो इजोट्रोपिया, इनवर्ड टर्निंग, एक्सोट्रोपिया, आउटवर्ड टर्निंग, एंड हाइपोमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया, वर्टिकल डेविएशन। तो इन 3 तरह की कंडीशन होती है स्क्विंट में जो मेनली देखने को मिलती है, या तो इजोट्रोपिया होगा या एक्सोट्रोपिया होगा या हाइपरट्रोपिया या हाइपोट्रोपिया होगा। तो ये तीनों कंडीशन आपने याद रखनी है स्क्विंट में। कॉजेस क्या होते हैं इसके, कंजेनाइटल कॉज हो सकता है, बच्चे का बचपन से ही जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, एंड रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, बर्थ के बाद किसी तरह का रिफ्रैक्टिव एरर डेवलप हो गया, स्पेशली हाइप्रोपिया होता है जो कि बच्चों में देखने को मिलता है, तो इस वजह से भी स्क्विंट हो सकता है ना। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं जो कि हमारी नर्व्स, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और सिक्स्थ नर्व अगर पैरालाइज हो जाती है तो भी हमें स्क्विंट देखने को मिलता है। साइन आपको क्या मिलेंगे ऐसे बच्चे के आई में जिनको स्क्विंट है, आई का डेविएशन देखने को मिलेगा, आई जो होगी वो डेविएट करेगी, अलाइन नहीं रहेगी, या तो नॉर्मल हेड का पोस्चर, वो अगर किसी चीज को रीड कर रहे हैं या किसी चीज को देख रहे हैं तो उनके हेड का पोस्चर जो होता है वो अब नॉर्मल होता है, एक तरफ को झुका देंगे या फिर प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं ऐसे बच्चे। डिप्लोपिया हो सकता है, इन दो चीजें दिखाई, एक ही इमेज 2 बार बन सकती है, डिप्लोपिया की कंडीशन देखने को मिलती है, एंड डिक्रीज हो जाती है डेप्थ परसेप्शन, जो उनकी 3D डेप्थ परसेप्शन होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है स्क्विंट की वजह से। अब स्क्विंट की डायग्नोसिस के लिए हम कौन से टेस्ट यूज करते हैं, ये आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारा हेज़बर्ग टेस्ट है उसे हम करते हैं, कवर अनकवर टेस्ट को करते हैं, प्रिज्म कवर टेस्ट को करते हैं, एंड साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। ये जो 4 टेस्ट हैं मेनली यूज होते हैं स्क्विंट को डायग्नोस करने में, ना सिर्फ पेडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए बल्कि यंग एज के जो भी पेशेंट है, ओल्ड एज के भी जो भी पेशेंट है, उनमें भी यही डायग्नोसिस प्रोसीजर यूज किया जाता है स्क्विंट को स्पेशली डायग्नोस करने के लिए। तो इन चारों को आपने याद रखना है कि आपको कौन सी डायग्नोसिस प्रोसीजर स्क्विंट के लिए फॉलो करनी है। ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, बेसिकली ट्रीटमेंट हम ग्लासेस से करेंगे, स्पेशली अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया के लिए हम ग्लासेस को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें पेशेंट को अकोमोडेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है और उसकी वजह से उनको इजोट्रोपिया कॉज हो रहा होता है, तो वहाँ ग्लासेस का रोल आ जाता है। ऑक्लूजन थेरेपी हम प्रोवाइड करते हैं स्क्विंट के पेशेंट को, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है। ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, अर्ली एज के जो किड्स हैं
उनमें इनका जो है बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है अगर वो एक्सरसाइजेस अर्ली एज में डिटेक्ट करके करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अगर सर्जरी नीडेड है तो फिर हम सर्जरी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट के बेसिस पे देते हैं। ठीक है, चलो तो ये दो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ अब हम बात करते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट की, जो कि हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं। ये उतना कॉमन नहीं है जितना स्क्विंट और लेजी आई कॉमन है, लेकिन ये फिर भी एक पेडियाट्रिक पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा, दैट इज कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कंजेनाइटल कैटरेक्ट होगा कैसे? तो ओपिफिकेशन ऑफ लेंस प्रेजेंट एट अ बर्थ और द डेवलपिंग इन इन्फेंसी। या तो बच्चा डेवलपिंग ईयर में है, वहां पे उसको ओपिफिकेशन हो गया लेंस में, यानी उसका लेंस ओपेक हो गया, या तो बर्थ के टाइम पे। कॉजेज क्या रहेंगे? जेनेटिक कॉजेज हैं, इन्फेक्शन की वजह से, जिसमें कि आपको टॉर्च, ये निमोनिक्स है, इन तीनों ये चारों इन्फेक्शन की वजह से ओपिफिकेशन लेंस का हो जाता है। तो जिसको आपने इस निमोनिक से याद रखना है, कौन कौन सा है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, CMV एंड हर्पीज। ये चारों जो इन्फेक्शन है इनकी वजह से ओपिफिकेशन लेंस का होता है। एंड नाउ फोर्थ से जो है मेटाबॉलिक है, जिसको हम गैलेक्टोसीमिया कहते हैं। एंड नाउ इडियोपैथिक हो सकता है कि रीजन नहीं पता है किस वजह से हुआ, बस हो गया। तो ये चार, जेनेटिक, इन्फेक्शन एंड मेटाबॉलिक और इडियोपैथिक, ये चार रीजन है जिनकी वजह से ओपिफिकेशन लेंस का होता है बच्चे में, जिसको हम क्या कहते हैं? कंजेनाइटल कैटरेक्ट। सिम्टम हमें क्या मिलेगा? सिम्टम मिलेगा ल्यूकोकोरिया का, यानी व्हाइट रिफ्लेक्श हमें प्यूपिल में देखने को मिलेगा। निस्टैग्मस हो सकता है एंड पुअर फिक्सेशन हो सकता है, आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा बच्चा, या तो स्ट्रैबिस्मस भी, स्क्विंट भी हमें देखने को मिल सकता है ड्यू टू कैटरेक्ट। नाउ डायग्नोसिस कैसे होगा? रेड रिफ्लेक्स टेस्ट हम इसमें परफॉर्म करते हैं बच्चे की कैटरेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्लिट लैम्प पे बिठा के देख सकते हैं, पेडियाट्रिक फंडस एग्जामिनेशन करने से प्रॉपर तरीके से दिखेगा। एंड टॉर्च स्क्रीनिंग इन द पेशेंट। टॉर्च स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? उनकी हिस्ट्री ली जाती है कि क्या कभी उनको इन चार इन्फेक्शन में से कोई इन्फेक्शन रहा है, तो देयर इज चांसेस कि उनको कंजेनिटल कैटरेक्ट हुआ हो। नाउ ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हमारा होता है सर्जिकल रिमूवल। कैटरेक्ट का एक ही तरीका है ट्रीट करने का कि उसको हमें रिमूव करना होता है। अर्ली इंटरवेंशन इसेंशियल, और जितना अर्ली हो उतना करना ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे की जो मेमोरी है, बच्चे की लर्निंग प्रोसीजर है, उस पर इफेक्ट इसका ना पड़े। इंट्राओकुलर लेंस की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडिंग अपॉन द एज। जो भी इंट्राओकुलर लेंस हम इम्प्लांट करेंगे वो बच्चे की क्या एज है उस पर डिपेंड करेगा। एंड पोस्ट ऑफ विजुअल रिहेबिलिटेशन, ऑपरेशन के बाद बच्चे को हम रिहेबिलिटेट करते हैं, उसको अगर ज़रूरत है तो हम कॉन्टेक्ट लेंस प्रोवाइड करेंगे या तो ग्लासेस, जो भी ज़रूरत है उसको उस हिसाब से रिहेबिलिटेट किया जाता है। नाउ फोर्थ जो है हमारा, दैट इज मोस्ट कॉमन। 5 में से अगर हम बात करें 5 में से तो 3 बच्चे को ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज कंजेनाइटल नोजोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। यानी बच्चे की जो डक्ट है, नोजोलैक्राइमल डक्ट है, वहां पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऑब्स्ट्रक्ट, अब ये कैसे होता है? दैट इज डेफिनेशन, ब्लॉकेज ऑफ टीयर डैमेज ड्रेनेज ड्यू टू फेलियर ऑफ कैंसिलेशन एट द वॉल्व ऑफ हैशनर। नाउ अब ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने भी नोजोलैक्राइमल डक्ट का क्या स्ट्रक्चर है, उसके कितने पार्ट्स हैं, वॉल्व ऑफ हैशनर कहाँ है। अब अगर आपका बेसिक्स यहाँ पे नहीं क्लियर है तो आपको पहले उसको क्लियर करना है, देन आप इसको समझ पाओगे। अब ब्लॉकेज अगर टीयर ड्रेनेज में हो गया, जो कि हमारे नोजोलैक्राइमल डक्ट से हमारी टीयर ड्रेन होती है, अगर वहां पे किसी तरह का फेलियर या फिर कैंसिलेशन हमें मिल रहा है, टीयर प्रॉपर ड्रेन नहीं हो रही है, तो हमें सिम्टम मिलेंगे। कंटिन्यूअस टीयरिंग होगी बच्चे की आई से, डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है हमें, एंड क्रिस्टिंग ऑफ जो हमें देखने को मिल सकती है आईलेसेस पे पतली सी लेयर क्रिस्ट मिल सकते हैं हमें, एंड रिकरेंट कंजंक्टिवाइटिस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इन्फेक्शन के डेवलप होने के। कंटिन्यूअस टीयरिंग हो रही है तो ये सिम्टम मिलेंगे हमें नोजोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में। नाउ डायग्नोसिस कैसे परफॉर्म की जाती है ऐसे पेशेंट की? तो वो हम करते हैं फ्लोरेसेंस डाई टेस्ट, डिसअपियर टेस्ट से करेंगे, एंड जो हमारा रोप्लाज है इससे भी कर सकते हैं। रोप्लाज से क्या है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीएग्रुटेशन करेंगे ऑन द प्रेशर ओवर लैक्राइमल सैक। तो इन दोनों चीज़ों से हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि कहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है या फिर किस तरह का ब्लॉकेज है। ठीक है,
ट्रीटमेंट की बात कर लें तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मसाज बेसिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेक्राइमल सैक का मसाज किया जाता है जिससे ब्लॉकेज को ओपन होने में हेल्प मिलती है। कुछ एंटीबायोटिक्स चलाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स डायरेक्ट उस ब्लॉकेज पे काम नहीं करते बल्कि ये जो भी उनसे कॉजिंग इन्फेक्शन है उनको रिड्यूस कर देते हैं। एंड प्रोबिंग यूज की जा सकती है, अगर बच्चा नहीं रिजॉल्व कर पाता है 12th मंथ तक, उसको कंटिन्यूअस ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उसके डक्ट को हम प्रोब से उसके ऑब्स्ट्रक्शन को क्लीन कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। तो नाउ ये जो है ट्रीटमेंट यूज किया जाता है नोजोलैक्राइमल डक्ट का, जो भी बच्चा आता है पेडियाट्रिक पेशेंट आता है उनके लिए। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस 5th डिजीज है हमारी। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस आपको मिलेगी 3 तरह की। सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जिसको हम SAC कहते हैं, पेरिनियल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस PAC, एंड वर्नल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस VKC। VKC जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है यंग बॉयज इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, जहाँ पे भी वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है और बच्चा यंग जो है तो उनमें जो है वर्नल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस होने के ज़्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सिम्टम हमें क्या मिलेंगे कंजंक्टिवाइटिस के? एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में सिम्टम मोस्ट ऑफ द केसेस में ईचिंग बहुत प्रोमिनेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर ईचिंग होती है, एंड रेडनेस आपको देखने को मिलेगी, वाटरिंग भी देखने को मिल सकती है, एंड रूबी डिस्चार्ज मिलेगा। खासकर किस में मिलेगा? वर्नल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस में हमारा रूबी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, एंड फोटोफोबिया भी मिल सकता है। ज़्यादातर वर्नल कंजंक्टिवाइटिस में हमें फोटोफोबिया देखने को मिलता है। साइन क्या मिलेंगे? साइन हमें मिलेगा जो उसकी जो हमारी आई की लिड होगी वहां पे हमें क्या मिलेगा? ग्रैंड पेपिलाई देखने को मिल सकती है अपर टार्सर कंजक्टाइवा में। जो अपर टार्सर कंजक्टाइवा है वहां पे हमें जो है पेपिलाई देखने को मिल सकती है बहुत बड़ी बड़ी। एंड जो होगा अल्सर भी हो सकता है कॉर्निया पे, क्योंकि ये बार बार पेशेंट की लिड जो होगी वो खुलेगी बंद होगी, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रिक्शन क्रॉस होता है कॉर्निया पर, वहां पे अल्सर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वहां पे ट्रांसटेंस डॉट्स भी आपको लिम्बल जो एरिया है वहां पे वर्नल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस के चांसेस में आपको देखने को मिलेंगे। ना ये हो गया उसका साइन। एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो अवॉइड एलर्जेंस, अगर उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करेगा तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, नेचुरली वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगेगी। दूसरा लुब्रिकेंट, ताकि हम जो कॉर्निया पे फ्रिक्शन है उसको कम कर सके और उसकी आई को प्रॉपर तरीके से मॉइस्ट रख सके। एंड एंटीहिस्टामिन्स देते हैं मस्ट सेल स्टेबलाइजर, जैसे कि ओलापेटाडीन हो गया, किटोथिन हो गया, ये जो होते हैं ये एंटीहिस्टामिन्स आई ड्रॉप्स होते हैं और इनको देने से बहुत ज़्यादा रिलीफ पेशेंट को मिलता है, क्योंकि जो हिस्टामिन का प्रोडक्शन एलर्जी में होता है उसको वो सप्रेस कर देता है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स हम शॉर्ट टर्म के लिए चला सकते हैं अगर हमें सुपरविजन चांसेस है किरेटो कंजक्टिवाइटिस का, तो हम यहाँ पे टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, उसको चलाया जा सकता है। नाउ 6th जो डिजीज है ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है, उतनी कॉमन नहीं है, पर ये भी है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, यानी जो प्रीमेच्योर बच्चा है उसमें हमें रेटिनोपैथी देखने को मिल रही है। इसकी डेफिनेशन क्या है? abnormal vascular proliferation in the retina and the preterm infant। जो भी हमारे इन्फेंट हैं उसमें हमें जो उनकी वेसल्स है रेटिना की उसमें पॉलिफरेशन देखने को मिल रहा है। रिस्क फैक्टर क्या होंगे इसके? बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रीमेच्योर होता है, लेस देन 32 हमारा जो मंथ का बेबी होगा उसमें देखने को मिलेगा। लो वेट होता है ऐसे पेशेंट में तो और भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी अगर की जा रही है तो और भी सीवियर कंडीशन हो सकती है। नाउ डायग्नोसिस कैसे होगी? फंडस एग्जामिनेशन विद द इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप से करेंगे, डायरेक्ट से हम नहीं कर पाएंगे बच्चे का, इनडायरेक्ट से हमें अच्छे से उसको देखना पड़ता है। एंड ग्रेड यूज्ड ICRP क्लासिफिकेशन, जोन, स्टेजेस एंड प्लस डिजीजेस, उसके किस एरिया में प्रॉब्लम है, किस स्टेज की प्रॉब्लम है एंड क्या उसकी डिजीज की कंडीशन है, इस पे उसका जो डायग्नोसिस है और उसका ट्रीटमेंट है वो डिसाइड किया जाता है। एंड ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है? लेजर फोटोकोगुलेशन, बेसिकली अगर पॉलीफरेशन है रेटिना में तो फोटोकोगुलेशन ही हम करते हैं, तो पेडियाट्रिक पेशेंट में भी लेजर फोटोकोगुलेशन ही होगा। एंटी-VEGF इंजेक्शंस दिए जाते हैं बच्चे को, एंड रेगुलर स्क्रीनिंग फ्रॉम 4 to 6 वीक ऑफ बर्थ एट रिस्क पेशेंट। ठीक है,
रेगुलर स्क्रीनिंग उनकी इंपॉर्टेंट है, 5 to 6 जितना भी टाइम बर्थ से लेके 6 हफ्ते तक उनकी स्क्रीनिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। नाउ 7th जो हमारी डिजीज है दैट इज पेडियाट्रिक रिफ्रैक्टिव एरर, जो कि हमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। इसमें क्या हमें मिलेगा, मायोपिया, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, स्टिग्मैटिज्म एंड एनाइसोमेट्रोपिया, रिस्क ऑफ एम्ब्लॉयपिया, ये जो हम पहले कवर कर चुके हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम हमें बच्चे में देखने को मिलती है रिफ्रैक्टिव एरर में पेडियाट्रिक पेशेंट में। जिसमें कि सिम्टम की बात करें तो स्क्विंटिंग, अगर एनाइसोमेट्रोपिया है तो स्क्विंटिंग की प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिलेगी, या फिर प्रॉपर मिसअलाइनमेंट है तो भी स्क्विंटिंग देखने को मिलेगी। सिटिंग टू क्लोज टू द टीवी, बच्चे हो सकता है कि उनमें क्लियरली स्क्विंटिंग के सिम्टम ना हो, लेकिन वो बहुत क्लोज से या तो अपनी बुक पढ़ते हों या टीवी को बहुत क्लोज जाके देखते हों, और फ्रिक्वेंट हेडेक बताते हों एंड पुअर परफॉर्मेंस आ रही हो उनकी स्कूल में। ऐसे तो वो प्रॉपरली इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी उनकी पुअर परफॉर्मेंस आ रही है, तो देयर इज अ रीजन कि उनकी आई में प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ डायग्नोसिस की बात करें तो रेटिनोस्कोपी से डायग्नोस कर सकते हैं, साइक्लोप्लेजिया से उनका प्यूपिल को डायलेट करके, एंड ऑटो रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, विद कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा, और विजुअल एक्टिविटी टेस्ट से हमें इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा एरर है और कितने डिग्री में है। नाउ ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टिव एरर के लिए ग्लासेस ही हैं मोस्ट, एंड द कॉन्टैक्ट लेंसेज इन ओल्डर पेशेंट। अगर बहुत ज़्यादा पावर है और पेशेंट अगर अप्रोप्रिएट एज का है थोड़ा, तो वहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड विजन थेरेपी फॉर बाइनोकुलर। अगर किसी बाइनोकुलर विजन में अनोमलीज आ रही हैं तो वहाँ पे विजन थेरेपी भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे कि एम्ब्लॉयपिया के केसेस में अगर डबल विजन की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ हम प्रोवाइड करेंगे। नाउ 8th है कंजेनाइटल ग्लूकोमा, जो कि हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, जिसको हम ब्यूफोथैल्मोस कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर इन फैंसी, यानी छोटे बच्चे का इंट्राओकुलर प्रेशर अगर हमें बड़ा मिल रहा है ड्यू टू अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल। यहाँ पे किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं होता है, बल्कि एंगल ही प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया। अगर बहुत नैरो हो गया है, अबनॉर्मल डेवलपमेंट हो गया है, तो वहाँ पे हमें इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर पेशेंट में मिलेगा, जो कि पेशेंट इफेक्टेड होगा कंजेनाइटल ग्लूकोमा से, यानी बचपन से ही उसको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम रहेगी। साइन क्या मिलेंगे हमें, इपीफोरिया मिल सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है, ब्लेफेरोस्पाज्म हो सकता है पेशेंट को, और इनलार्ज कॉर्निया हमें देखने को मिल सकती है, एंड कॉर्नियल क्लाउडिंग देखने को मिलेगा, एंड हैप्स स्ट्रीट्स देखने को मिलेंगी पेशेंट को। ये सारे साइन होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है कि क्या क्या हमें कंजेनाइटल ग्लूकोमा के साइन मिलते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ डायग्नोसिस की बात करें तो रेटिनोस्कोपी अंडर एनेस्थीसिया, पेशेंट को, क्योंकि बच्चा है तो वहाँ पे रेटिनोस्कोपी परफॉर्म अगर एनेस्थीसिया के अंडर की जाती है तो बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड गोनियोस्कोपी एंड मेजरमेंट ऑफ कॉर्नियल डायमीटर, कॉर्नियल डायमीटर को भी मेजर करके हम देख सकते हैं कि कहीं उसकी कॉर्निया में क्लाउडिंग या फिर इनलार्ज कॉर्निया तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जरी, गोनोक्टोमी एंड ट्यूबुलोक्टोमी हम करते हैं, ग्लूकोमा की सर्जरी करेंगे, उसके एंगल को प्रॉपर मैनेज करेंगे ताकि ड्रेनेज हो पाए, एंड मेडिकेशन टू एडजस्ट जो भी उसके सिम्टम्स साइन देखने को मिल रहे हैं, पेन मिल रहा है, क्लाउडिंग है, हेजीनेस है, तो इन सारी चीज़ों को, ब्लेफेरोस्पाज्म है, इनको ट्रीट करने के लिए हम फर्दर मेडिकेशन को यूज़ करते हैं। नाउ अगर पेडियाट्रिक आई एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम प्रेफर करते हैं, जैसे कि रेटिनोस्कोप एंड डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, जो कि पेडियाट्रिक पेशेंट को प्रेफर किया जाता है बेटर आई एग्जामिनेशन के लिए। कौन सी दोनों, इनडायरेक्ट नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट प्रेफर किया जाता है और रेटिनोस्कोप प्रेफर किया जाता है। अगर आई के फिक्सेशन टारगेट को हमें फिक्स करना हो, यानी तो कौन से चार्ट को हम, ली चार्ट को, एलन चार्ट को और टेलर कार्ड्स, ये जो होते हैं इन तीनों को हम यूज करते हैं बच्चे के जो फिक्सेशन टारगेट को फिक्स करने के लिए बेसिकली। एंड साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन के लिए हम एक्यूरेट मेजरमेंट, हमें साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं क्योंकि बच्चा प्रॉपर तरीके से अपनी जो रीडिंग है या फिर जो भी टेस्ट की एक्यूरेट प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पाता है, तो इससे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे साइक्लोप्लेजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्यूरेट मेजरमेंट में। और अगर एक्सेस ऑकुलर मोबिलिटी है तो बाइनोकुलरिटी एंड स्ट्रोप्सिस, ये सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं डेप्थ परसेप्शन और बाइनोकुलर विजन कैसा है बच्चे का, उनको चेक करने के लिए।
तो ये जो है ये प्रॉपर तरीके से आपने याद रखना है। कल के क्वेश्चंस में आपको इससे देखने को मिलेंगे कि यहाँ से इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं या आपसे बन के पूछे जा सकते हैं। नाउ लास्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज इम्पोर्टेंट टूल एंड टेस्ट क्या क्या हम परफॉर्म करते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं और एलन जो हमारा चार्ट है उसको हम यूज़ करते हैं विजुअल एक्टिविटी में प्री स्कूल स्टूडेंट्स में, क्योंकि जो स्कूल जा रहे हैं वो तो स्लेनन चार्ट से बहुत अच्छा रीड कर लेंगे, लेकिन इन बच्चों में ऐसे चार्ट्स का यूज़ करना होता है जिनमें हम किसी सिंबल्स को या किसी इमेज को देख के उनको आइडेंटिफाई करा सकें कि उनका विजन कितना है। नाउ हेर्ज़बर्ग जो टेस्ट होता है इसमें हम कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स को एक्सेस करते हैं स्ट्रैबिस्मस में। कवर अनकवर एंड अल्टरनेट कवर टेस्ट से डिस्पैच हम फोरिया और ट्रोपियास को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड रेटिनोस्कोपी ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ की जाती है। साइक्लोप्लेजी जिसमें कि हम एट्रोपिन और साइक्लोपेंटोलेट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अंडर एक्यूरेट रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम फंडस एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो होप यू विल लाइक दिस लेक्चर गाइज, बहुत अच्छे से इसको कवर करिए। एंड इफ़ यू गाइज नीडेड तो मैं इस पीडीएफ भी अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, तो अगर वहाँ पे आप कनेक्टेड हो तो आप वहाँ से ले सकते हो और इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। और अगर आप इस पर इन डिटेल जाके किसी डिजीज़ को कवर करना चाहो अपने रिसोर्सेज से तो वहाँ पे भी आप कवर करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। और कल हम करेंगे ये जो भी हमारा चैप्टर है पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री का, इसका एमसीक्यू करेंगे तो आपको और अच्छी और बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।